नमस्कार बंधु, मैं कैलाश बिहारी। आज हम लोग संस्कृत में अनुवाद सीखेंगे। संस्कृत राइटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। यदि हम लोग संस्कृत राइटिंग सीख जाएंगे तो संज्ञा, संधि, समास, कारक और वाच्य सीख जाएंगे। हम लोग जो संस्कृत में निबंध है वो लिख पाएंगे, अनसीन पैसेज को समझ लेंगे और श्लोक जो है उसका भी हम लोग तोड़ तोड़ के मीनिंग निकाल लेंगे, अर्थ। तो संस्कृत व्याकरण जिसको हम लोग संस्कृत अनुवाद भी बोलते हैं, इसको सीखने के लिए हमें अनुवाद सीखने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी: शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय। शब्द रूप यदि आप सीख जाएंगे तो वर्ड मीनिंग आपको हो जाएगा, क्योंकि शब्द वर्ड। धातु रूप किसको कहता है? वर्ब, क्रिया को बोलते हैं। हिंदी में जिसको हम लोग क्रिया बोलते हैं, संस्कृत में उसको धातु बोलते हैं, इंग्लिश में उसको वर्ब बोलते हैं। प्रत्यय हमारा होता है सफिक्स। आप जानते हैं एक प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है उपसर्ग, सफिक्स होता है प्रत्यय। प्रीफिक्स क्या होता है? शब्द या धातु के आगे लगता है, और सफिक्स क्या होता है? धातु या शब्द के अंत में लगता है। जब हम लोग इस पर आएंगे तो चर्चा करेंगे। तो संस्कृत में अनुवाद सीखने के लिए, संस्कृत में राइटिंग के लिए, संस्कृत राइटिंग के लिए आपको केवल 3 चीज़ सीखने हैं: शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय। अब सवाल उठता है कि शब्द रूप कितने हैं, धातु रूप कितने हैं, प्रत्यय कितने हैं, कितने हमें पढ़ने हैं। ये तो आपको पता चलेगा, केवल 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। शब्द रूप में हम केवल 100 वर्ड में हलंत और विसर्ग लगाने सीखेंगे। उसी तरह धातु रूप में 45 शब्द में हलंत और विसर्ग लगाने सीखेंगे, और प्रत्यय में 36 शब्द में हलंत और विसर्ग लगाने सीखेंगे। है बहुत, लेकिन हमें केवल अनुवाद के लिए इतने ही जरूरी है। तो तीनों चीज़ में आपको हलंत और विसर्ग की आवश्यकता होगी। तो हलंत और विसर्ग कहाँ कहाँ लगते हैं, कहाँ नहीं लगते हैं, ये हमें 3 चीज़ सिखाएंगे। मैं वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, संस्कृत व्याकरण, जहाँ से कि बिल्कुल एकदम बेसिक चीज़ है। मैं मानता हूँ कि आप लोग इनमें से बहुत से जानते भी होंगे, कुछ संस्कृतज्ञ भी होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, MA PhD वाले भी होंगे, किसका बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी संस्कृत नहीं आ रहा है। आप लोग बिल्कुल ही संस्कृत से रहित है, कभी जीवन में आपने कभी सुना भी नहीं है। कुछ का तो मानना है, कुछ लोग तो कहते हैं कि चलो 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं यदि आपकी संस्कृत स्ट्रांग है तो आप संस्कृत ले सकते हैं। किंतु मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि यदि आपका संस्कृत कभी जीवन में आप बिल्कुल पढ़े नहीं हैं, एकदम बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो सबसे बेस्ट आप है। वो भी बेस्ट है, लेकिन आप सबसे बेस्ट है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से जितने भी टॉपर्स निकले हुए हैं सिविल सेवा में, सारे के सारे, सब के सब बिल्कुल जीरो से, सबको शून्य से स्टार्ट किए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि अंतिम विद्यार्थी भी, अंतिम अभ्यर्थी भी, जिनको कुछ भी नहीं आता है संस्कृत, वो भी संस्कृत सीखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो अनुवाद सीखने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत है: शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय। आइए इन चीज़ों को समझने के पहले अभी हमने आपको चर्चा किया कि विसर्ग और हलंत। सबसे पहले हम लोग विसर्ग के बारे में जाने कि विसर्ग का अर्थ क्या होता है, विसर्ग कहते किसे हैं, उसका उच्चारण क्या होता है। तो विसर्ग, ये 2 बिंदी को हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग। सबको पता होगा, तो ध्यान में रखिएगा, कलम कॉपी निकालिए और लिखना शुरू कर दीजिए। ये विसर्ग है। विसर्ग का अर्थ क्या है? विसर्ग का अर्थ है, ये लिखिए, ये आपको पता चल गया क्या लिखे? ह, इसके नीचे ऐसे लगा दीजिए। तो आप फिर सवाल करेंगे, सर ये क्या लगा दिए? नहीं पता ही होगा आप लोग ये क्या है। तो संस्कृत में इसको इस तरह का बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत। तो हलंत का अर्थ क्या है, ये भी फिर सवाल आप करेंगे ना, हलंत का अर्थ क्या है। तो विसर्ग का अर्थ यदि आप पूछे तो विसर्ग का अर्थ होता है ह के नीचे हलंत। ध्यान दें, ह। इसको हम लोग उच्चारण प्रक्रिया में देखेंगे, उसका उच्चारण कहाँ होता है संज्ञा प्रकरण में। तो जैसे हम लोग ह, तो थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे राम शब्द है, यदि हम इसको विसर्ग लगा देंगे तो आप क्या बोलेंगे? रामः। फिर सवाल उठता है कि विसर्ग राम ही में क्या? तो ध्यान रखिए, जिस शब्द के अंत में
अ की मात्रा हो छोटी अ, एक वचन में हमेशा पुल्लिंग में विसर्ग ही होता है। जैसे राम शब्द है, श्याम शब्द है, आप कैलाश का कह सकते हैं कैलाश है। इस तरह से हमारा केवल एक वचन में आपका पुल्लिंग शब्द के एक वचन में विसर्ग होता है, जिसका प्रयोग हम लोग बाद में भी देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जब शब्द रूप में आएंगे तो वहाँ भी देखेंगे। पहले विसर्ग का मीनिंग समझ गए। विसर्ग का अर्थ होता है ह के नीचे हलंत, उच्चारण होता है रामः, श्यामः, मोहनः, सोहनः इत्यादि। आइए इसको हमने देखा हलंत। तो हलंत का अर्थ क्या है, आपके मन में सवाल आया होगा। तो हलंत का अर्थ होता है आधा वर्ण। ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको केवल संस्कृत को समझाने के लिए इस तरह से आपके साथ मैं आपको बता रहा हूँ। आधा वर्ण, जैसे क के नीचे हलंत लगा दीजिए, ख के नीचे हलंत लगा दीजिए, ग के नीचे हलंत लगा दीजिए, ये हमारा आधा वर्ण कहलाता है। मतलब जिस व्यंजन वर्ण के अंत में हलंत लगा हो वह वर्ण आधा कहलाता है, हाफ। दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि जिस व्यंजन वर्ण के अंत में स्वर नहीं हो, अर्थात स्वर रहित वर्ण हलंत वर्ण कहलाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, आप दूसरे शब्द में लिखते जाइएगा, स्वर रहित व्यंजन वर्ण, स्वर रहित व्यंजन वर्ण हलंत वर्ण कहलाता है, स्वर रहित व्यंजन वर्ण। जैसे आप यही लिख लें च, छ, ज इत्यादि। बात घूम फिर के वही है कि जिसके अंत में हलंत लगा हुआ आधा वर्ण, स्वर रहित व्यंजन वर्ण आधा वर्ण। अब सवाल उठता है कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि व्यंजन वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है शुद्ध व्यंजन वर्ण, शुद्ध व्यंजन वर्ण। दूसरा होता है अशुद्ध व्यंजन वर्ण, शुद्ध व्यंजन वर्ण, अशुद्ध व्यंजन वर्ण। फिर आप सवाल करेंगे शुद्ध व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, अशुद्ध व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो मित्रों, जिस व्यंजन वर्ण के अंत में हलंत लगा हो वह शुद्ध व्यंजन वर्ण कहलाता है। जिस व्यंजन वर्ण के अंत में हलंत नहीं लगा हो वह अशुद्ध व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे क, ख, च, छ। अब आप देखिए, सीधा सा मतलब है कि हम शुद्ध व्यंजन वर्ण को ही हलंत वर्ण कहेंगे, स्वर रहित व्यंजन वर्ण को भी हम हलंत वर्ण कहेंगे, या आधे व्यंजन वर्ण को हम हलंत वर्ण। इसका मतलब हलंत वर्ण का तीन रूप हो गया, आधा वर्ण, स्वर रहित व्यंजन वर्ण और शुद्ध व्यंजन वर्ण। आप लोग पहले भी देखे होंगे या सुने होंगे कि कैसे इसको अलग अलग करके यदि हम देखें तो आपने कभी बचपन में भी पढ़ा होगा क प्लस आ प्लस ल प्लस आ प्लस म प्लस आ। आपका ये क इसमें मिल गया, ल इसमें आके मिल गया, म इसमें, तो क्या बन गया आपका कलम। आपने क्या देखा, यदि स्वर अलग कर दिए तो हलंत आ गया, स्वाभाविक है स्वर हट जाने के बाद। तो ये आपका हो गया हलंत और विसर्ग। तो बंधु आप लोग समझ गए होंगे हलंत क्या है, विसर्ग क्या है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, हलंत का अर्थ हुआ आधा वर्ण और विसर्ग का अर्थ हुआ ह के नीचे हलंत। अब आइए हम लोग चलते हैं अनुवाद पर। तो बेसिक चीज़ है ये। अब प्रश्न उठता है कि ये हलंत और विसर्ग कहाँ लगता है, कहाँ पर हलंत और विसर्ग लगेगा। शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय हमें बताएगा। मित्रों ध्यान रखिएगा, यदि शब्द के अंत में हलंत और विसर्ग नहीं भी है तो भी वह हमारा संस्कृत का शब्द है। जैसे रमा, लता, ये मैं आपको शब्द रूप में जब चलेंगे तो हम लोग वहाँ भी सीखेंगे, कोशिश करेंगे समझने का। तो ध्यान में हमेशा रखिएगा कहाँ विसर्ग होगा, कहाँ हलंत होगा, कहाँ ये दोनों नहीं होगा। शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय हमें बताएगा।
आइए सबसे पहले हम लोग शब्द रूप का बेस पढ़ते हैं। बेसिक चीज़ अनुवाद बनाने के लिए सबसे बेसिक जरूरी है सीखना। तो चलिए इस शब्द रूप को सीखने के पहले एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा बता देना चाहता हूँ। आप लोग को पता होगा कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन, दो से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। इंग्लिश में केवल 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। हिंदी में भी केवल 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसी तरह से 3 पुरुष भी होते हैं, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हिंदी में भी 3 है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में भी 3 है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। अब आइए हम लोग चला, सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक वचन। लिखिए, यदि संस्कृत में लिखना चाहता है तो एक वचनम आप लोग साथ साथ लिखते थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये 3 वचन है। इसे सांकेतिक रूप में आप ऐसे कर सकते हैं 1 2 3, सांकेतिक रूप में। पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, इसी को हम लोग अन्य पुरुष भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे थर्ड पर्सन बोलते हैं। उसके बाद है आपका मध्यम पुरुष, इंग्लिश में इसे सेकंड पर्सन। फिर है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का अर्थ होता है फर्स्ट पर्सन। तो प्रथम पुरुष का एक अन्य नाम अन्य पुरुष भी है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो याद रखिएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये संस्कृत भाषा में 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग शब्द रूप का बेसिक चीज़ें जो है वो हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। ये 100 है, इसके बगल में हमने 2 बिंदी लगा दिया, इसका अर्थ होता है सह, जो अभी हमने बताया विसर्ग का अर्थ सह। सह का अर्थ होता है वह, मीनिंग भी लिख लीजिए बगल में। उसके बाद देखिए है त्वम। त्वम का अर्थ होता है तुम। यहाँ पर मैंने मुँह में हलंत लगाया तो आप हलंत लगाइए। उसके बाद होता है अहम। अहम का अर्थ होता है मैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ विसर्ग है त्वम, अहम। ये अभी मैं पुल्लिंग में बता रहा हूँ, स्त्रीलिंग और नपुंसक की चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे। सह, उसके बाद होता है आपका तौ। उसके बाद आप मध्यम पुरुष में आइए, युवाम। उसके बाद होता है आपका आवाम। तौ का अर्थ होता है वे दोनों, जरूर नोट कर लीजिएगा बगल में। उसके बाद आपका आता है द्विवचन में तुम दोनों, और आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। अब आइए बहुवचन में, सह तौ ते, वे लोग या वे सब। उसके बाद होता है यूयम, तुम लोग या तुम सब, और वयम। वयम का अर्थ होता है हम लोग या हम सब। तो बंधु, ये है हमारा शब्द रूप का बेस। यहाँ से हमारा शब्द रूप शुरू हो रहा है, शब्द का रूप चल रहा है। विस्तृत हम लोग चलेंगे, पहले हम लोग बेसिक चीज़ देखेंगे। तो याद कर लीजिएगा, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। और ये भी आप ध्यान दीजिएगा, सह हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में है, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, और अहम उत्तम पुरुष एक वचन में। उसी तरह से इस पर ध्यान रखिएगा। सांकेतिक रूप में हम लिख सकते हैं यहाँ कि प्रथम पुरुष का मतलब 1, मध्यम पुरुष का मतलब 2, उत्तम पुरुष का मतलब 3। अब यदि मैं आपसे यह पूछूं कि 1.1 का मतलब क्या है, तो आप समझिएगा प्रथम पुरुष का एक वचन, ठीक है। यदि मैं पूछूं 1.2 का मतलब क्या है, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन। और 1.3 का मतलब हो गया प्रथम पुरुष का बहुवचन। उसी प्रकार 2.1 मध्यम पुरुष एक वचन, 2.2 मध्यम पुरुष द्विवचन, 2.3 मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम। ध्यान में रखिएगा। 3.1 उत्तम पुरुष एक वचन, 3.2 उत्तम पुरुष द्विवचन, 3.3
उत्तम पुरुष बहुवचन, ये एक सांकेतिक रूप है, मैं आपको इसी तरह से शॉर्ट में बताऊंगा। तो ध्यान में रखिएगा कि मैं किस तरह से आपको आगे इतना नहीं लिखूंगा प्रथम पुरुष एक वचन बस 1.1, तो इसको आप आगे से समझिएगा। तो हम लोग चलें आगे। हम लोग देख लिए कि आप शब्दरूप का बेसिक चीज़ क्या है, और आप देखिए जहाँ जहाँ शब्दरूप हमें यहाँ विसर्ग है तो विसर्ग दिए, हलंत है तो हलंत दिए, माँ में हलंत है तो माँ में हलंत लगाए, अपने से मत लगा दीजिएगा कहीं। इन दिनों को ध्यान में रखें। यूयम में हमारा छोटी यू है, इस पर ज़्यादा ध्यान रखें, और इसमें बड़ी है तो यह ध्यान में रखिएगा। और ये ध्यान रखिए ये सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, कर्ता के रूप में भी आएगा। अब आइए हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, धातु रूप। धातु रूप किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा धातु, धातु को ही हम लोग वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, अभी अभी हम लोग चर्चा किए थे। तो धातु रूप का मतलब यदि पूछे तो आप कहेंगे लकार। क्या समझेंगे, लकार। लकार को ही इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। इंग्लिश में टेंस कितने हैं आपको पता है, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, परंतु संस्कृत में अनुवाद की दृष्टि से हमें 5 लकार पढ़ना और है, लेकिन हमें केवल 5 पढ़ना है। तो वो 5 लकार कौन है, तो आप यहाँ आप समझिएगा धातु रूप का मतलब हम लोग यहाँ 5 लकार से मतलब लेंगे। लकार का अर्थ होता है काल, काल का अर्थ होता है समय। इसका मतलब है यदि हम 5 लकार पढ़ लेंगे तो अनुवाद सीख लेंगे। ध्यान रखिएगा, अनुवाद, अनुवाद के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, राइटिंग के लिए केवल हम लोग 5 लकार पढ़ेंगे तो हमारा धातु रूप पूरा तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वो 5 लकार कौन है तो आप लोग हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन से 5 लकार है। आप लोग को याद भी होगा, बचपन की याद आ रही होगी। लट लकार, हिंदी भी लिखते जाइए, वर्तमान काल, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है, दूसरा मतलब मेरे तरह पढ़ाने का जो तरीका उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, कहीं लोट में कहीं लेट भी मिलेगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ लोट लकार। इसके पीछे कुछ क्रम है जो मैं अगले क्लास में आपको बता दूँगा कि क्यों मैं दूसरे में लोट लकार रखता हूँ। इसका अर्थ है आज्ञा या अनुज्ञा के अर्थ में। आज्ञा किसको कहते हैं, ऑर्डर को। अनुज्ञा किसको कहते हैं, परमिशन को। तो आज्ञा या अनुज्ञा के अर्थ में, जैसे देखो, जाओ, ये सब हुआ आज्ञा सूचक शब्द, ऑर्डर। पढ़ाऊँ, मैं पढ़ाऊँ, ये हो गया आपका परमिशन। इस तरह का यदि वाक्य रहेगा हिंदी में तो हम लोग लोट लकार का रूप जोड़ेंगे। अब आइए तीसरा, लंग लकार। लंग लकार हिंदी होता है भूतकाल, इसी को हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। चौथा है आपका विधिलिंग, चाहिए के अर्थ में, शुड के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, जैसे पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, लिखना चाहिए, देखना चाहिए। इस तरह से जहाँ चाहिए हिंदी में रहेगा वहाँ पर हम विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। और भी है, प्रत्यय में भी है, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ देखेंगे। उसके बाद हमारा है लिट लकार। लिट लकार, इसका अर्थ है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से हम लोग ये 5 लकार यदि पढ़ लेंगे तो धातु रूप कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अनुवाद जानने के लिए बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं हमें सीखने हैं, केवल इतनी बात को ध्यान में रखिए तो हम अनुवाद सीख लेंगे अच्छे तरह से, संस्कृत राइटिंग। तो ये मीनिंग याद रखिएगा, मैं अगले दिन आपसे पूछूंगा भी। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, लिट लकार, तो ये 5 लकार पढ़ेंगे तो ये हमारा धातु रूप कंप्लीट है। तो धातु रूप का मतलब समझ गए, धातु रूप का मतलब टेंस, टेंस का मतलब हम लोग यहाँ 5 लकार से मतलब रखेंगे। लकार ही काल होता है, यही समय होता है, टाइम। अब आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लट लकार, मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या है, सबसे पहले हम लोग लट लकार का रूप। ध्यान रखिएगा, ये जो लट लकार का रूप है हमारा कुछ अपना एक पढ़ाने का अलग तरीका है, मैं उस आधार पर बता रहा हूँ, कोई अन्यथा चीज़ें नहीं लेंगे। तो देखिए क्या है इसका शॉर्ट रूप, हम लोग आप लोग पढ़ बताते हैं। ती तह अंति
सी था आमी आवह आमह। अभी मैंने आपको बताया यहाँ सांकेतिक रूप में 1 का मतलब प्रथम पुरुष, 2 का मतलब मध्यम पुरुष, 3 का मतलब उत्तम पुरुष। 1 का मतलब एक वचन, 2 का मतलब द्विवचन, 3 का मतलब बहुवचन। ये अभी अभी मैंने आपको सांकेतिक रूप में बताया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए इस तरह से हमने यहाँ देखा कि आप देखिए कि लट लकार के रूप में कितने जगह विसर्ग है, तो आपको दिख रहा होगा 4 जगह विसर्ग है, तह थह आवह आमह। ध्यान रखें यहाँ थ है, मध्यम पुरुष बहुवचन, वहाँ विसर्ग नहीं है, हलंत नहीं है, तो आप मत दे दीजिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, कहाँ विसर्ग होगा, कहाँ विसर्ग नहीं होगा, कहाँ हलंत होगा, कहाँ हलंत नहीं होगा। कौन बता रहा है? धातु रूप। यहाँ किसने बताया? शब्द रूप। तो ये देख रहे हैं कहाँ विसर्ग कहाँ हलंत, शब्द रूप और धातु रूप बता रहा है। मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, सारे के सारे पाणिनि के व्याकरण में है कि कहाँ हलंत होगा, कहाँ विसर्ग होगा, वहाँ पर है। तो इसको आप याद कर लीजिए, 9 केवल शब्द है। इसी तरह से हम 9 करेंगे सब में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, तो कुल 45 में यदि आप हलंत और विसर्ग को ध्यान में रखें तो समझिए कि आप धातु रूप में कहीं भी गलती नहीं करेंगे। तो आइए अब हम लोग धातु रूप लिखेंगे कैसे। ये तो कर लिए तीता अंत्य सीता थवा में आवा आम। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का क्या तरीका है धातु रूप। तो ध्यान रखिएगा, जैसे पठ हमारा एक धातु है, यदि कभी ध्यान में रहे कि संस्कृत में धातुओं की संख्या कितनी है, धातुओं की संख्या है 1944। एक नंबर का सवाल कभी भी आपसे पूछ सकता है, 1944। उसमें सर्वमान्य धातु जो है वह पठ है, अर्थात हम लोग सब धातु ने 44 धातु भी यदि पढ़ लेंगे तो भी हम अच्छे तरह से अनुवाद सीख पाएंगे। ऐसा नहीं कि 1944 हम लोग पढ़ेंगे, उसका अलग अलग कैटेगरीज है जो हम लोग बाद में देखेंगे। तो पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना, सभी आप लोग जान रहे हैं। अब देखिए पढ़ना यहाँ पर कितने हैं, 9 टाइम है, तो 9 टाइम हम लोग पठ लिख देंगे। तो आप लोग आज घर में जा कर के खूब आराम से धातु रूप को लिखिएगा, अच्छे अच्छे राइटिंग, गोल गोल राइटिंग में लिखिएगा। कहा जाता है यदि आपके पास ज्ञान है और आपकी अच्छी राइटिंग है तो बहुत अच्छे आपको नंबर आएंगे, क्योंकि यदि आप राइटिंग अच्छे नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा आप में आ सकता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, गांधी जी भी कहा करते थे, बेडोल अक्षर आधुरी शिक्षा की निशानी है। अर्थात आपकी यदि राइटिंग अच्छी नहीं है, आप कितनों ज्ञानी हैं, तो थोड़ी आप में कमियाँ हैं। यद्यपि इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम लोग 9 बार जो है पठ 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 लिखेंगे। अब इसके साथ देखिए पहले क्या है, ती, तो आप यहाँ ती लिखिए। उसके बाद सामने देखिए तह, तो हम यहाँ तह लिखेंगे। और ये जो अंति है अ नहीं लिखेंगे, अ हमारा उच्चारण के लिए देखिए यहाँ आ। यहाँ पर हम अ की मात्रा नहीं लिखेंगे, केवल अ हटा देंगे और जो शेष बच जाएगा अंति। उसके बाद देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, सी थ, तो यहाँ पर भी आप लगा दीजिए था, यहाँ पर लगा दीजिए था। फिर देखिए यहाँ आमी है, आ और मी लगा दीजिए। यहाँ आवा है, आवह लगा दीजिए। यहाँ आमा है, आमह लगा दीजिए। ये आपका लट लकार में एक पठ धातु कंप्लीट हो गया। सोचिए, पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत, पठामि पठाव पठामः। यदि आप ये 9 धातु याद, 9 शब्द याद कर लेते हैं, आप धातु लेते जाइए, क्रियापद लेते जाइए, आपका आराम से आप बहुत तरह से याद कर सकते हैं। बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे, एक दिन पठ धातु पठति पठत पठन्ति, अगले दिन गंध धातु गच्छति गच्छत गच्छन्ति। 3 महीने तक टीचर कराते थे, लेकिन हम लोग 3 महीने तक नहीं करेंगे, हम लोग बस 3 दिन में ही हम लोग उसे अच्छे तरह से 3-4 दिन में समझ जाएंगे। तो गच्छति गच्छत गच्छन्ति तो करना ही पड़ेगा, तभी तो हम लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ तक हम लोग पहुँचने के लिए आए हैं। आइए, तो धातु रूप आप समझ गए कि कैसे लिखेंगे।
अब यदि चल धातु तो सोचिए क्या होगा, चलती चलता चलंती, रट धातु रटती रटत रटंती। इस तरह से धातु को रखेंगे और इसको सेट करते चले जाएंगे। तो मेरे विचार से आप लोग सब समझ गए होंगे कि धातु रूप कैसे लिखा जाता है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि ये रटने की चीज़ है, ऐसे इसको रट लेंगे। कुछ लोग कहेंगे अरे हमारे पास रटने का कोई फंडा ही नहीं, हम लोग बिल्कुल उस फंडे से अलग रहते हैं, रटने का कोई फंडा नहीं है हमारे पास। लेकिन मेरा जहाँ तक अपना मानना है कि यदि आप 20% रट लेंगे या समझ लेंगे और 80% आप समझेंगे संस्कृत में, चाहे लिटरेचर हो या ग्रामर हो, 20% आपको ज़रूर रटना पड़ेगा और 80% आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप मैथ में भी आप तो कुछ फार्मूला रटते हैं, साइंस में भी रटते हैं, चाहे कुछ भी हो, संविधान में भी तो हम लोग अनुच्छेद रटते ही हैं। लेकिन फिर भी चलिए, ये सब अपना अपना व्यक्तिगत विचार है। अब आप देख लीजिए, तो ये आपका धातु रूप हो गया। अब धातु रूप को हम एक सेंटेंस के रूप में लिखने के लिए सिखाते हैं आपको। कैसे इसको देखेंगे, तो देखिए ये मैंने आपको बताया, जो हमारा यहाँ शब्द रूप है यह हमारा सब्जेक्ट के रूप में है, कर्ता के रूप में है। और इसके साथ देखिए कैसे लिंक करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमारा देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में स है, आप यहाँ सह लिख दीजिए। मीनिंग क्या हो गया बताइए, सह पठती, वह पढ़ता है। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, प्रथम पुरुष द्विवचन में तौ है, तो यहाँ आप तौ लिख दीजिए। बताइए अर्थ क्या हो, वे दोनों पढ़ते हैं। उसके बाद आप देखिए क्या है, ते है, यहाँ देख लीजिए, सह तौ ते, हमने ते लिख दिया। वे लोग पढ़ते हैं या वे सब पढ़ते हैं, या कोई भी बहुवचन का सेंटेंस होगा, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, प्रथम चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब हमारा देखिए यहाँ त्वम है। त्वम में हमारा क्या है, त्वम। आप सवाल करेंगे सर यहाँ म आपने क्यों नहीं लिखा, बिंदी ऊपर में क्यों दे दिया, तो इसकी चर्चा हम लोग अभी तुरंत करेंगे। यदि म हलंत के आगे कोई व्यंजन वर्ण रहता है तो वह ऊपर में बिंदी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, संधि के नियम में भी है, म अनुस्वार है। अभी हम लोग अनुवाद जब बनाने लगेंगे तब हम फिर एक बार यहाँ चर्चा करेंगे। अब देखिए हमारा होता है यहाँ युवाम। युवाम में हम म नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे व्यंजन वर्ण है, कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर बिंदी लगा देंगे। उसके बाद हमारा है यहाँ यूयम। यूयम में भी ऊपर में बिंदी लगा देंगे यहाँ, क्योंकि पा है। उसके बाद देखिए उत्तम पुरुष एक वचन में हमारा अहम है। अहम में जो ह है उसके ऊपर हम बिंदी लगा दिए, क्योंकि यहाँ व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण रहेगा तो म के ऊपर नहीं, म खत्म होकर के उसका बिंदी हो जाता है। यदि यहाँ स्वर वर्ण रहता तो म हलंत ही होता। अब हम लोग लिखते हैं आवाम। आवाम में भी हम लोग ऊपर में बिंदी लगा देंगे और लिख देंगे वयम। तो यह एक हमारा सेंटेंस के रूप में बन गया। सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठतः, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। इसे आप लोग एक सांस में बोलने का प्रयास करिएगा, समझने का कोशिश करिएगा, तब आपको अगले क्लास में और ही आनंद आएगा पढ़ने का। ये नहीं कि आराम से देख रहे हैं अहम का क्या संस्कृत होता है, आप ढूंढ रहे हैं अहम कहाँ है, तुम लोग का संस्कृत कहाँ है, तो बहुत देर तक ढूंढिए। ऐसे नहीं, तब फिर काम नहीं चलेगा। अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, स्मरण कर लीजिएगा। तो ये हमारा आपका हो गया शब्द रूप और धातु रूप मिलकर हमारा एक वाक्य का निर्माण करता है। जब हम कल प्रत्यय पढ़ेंगे तब आप देखिएगा सेंटेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो बड़ा बड़ा बीच में जोड़ने का काम करेगा, सेंटेंस को बड़ा करने का। तो अब आइए हम लोग देख लिए। तो आप लोग देख चुके हैं कि शब्द रूप हमारा क्या है, बेसिक चीज़ें है, समझ में बात आ गई होगी। धातु रूप हम लोग देख लिए। धातु रूप का मतलब 5 लकार, 1 लकार हमारा कंप्लीट हो चुका है, 4 लकार और हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक दिन करके आगे। उसके बाद देखिए प्रत्यय हम लोग अगले दिन अगले क्लास में पढ़ेंगे। हमने आपको बता दिया कि कहाँ हलंत हुआ, कहाँ विसर्ग हुआ, और ये आपका रूप बन गया। लेकिन आपको यदि पूछा जाए कि चल धातु का लट लकार सुनाइए, तो सिंपल बता दे, चलति चलत चलंति, चलसि चलत चलत, चलामि चलावा चलामा। केवल ये 9 शब्द याद कर लीजिए। धातु रूप को सेट करने के लिए सीखिए। धातु रूप को हम लोग सेट कर दिए, उसके बाद शब्द रूप के साथ उसे लिंक कर देंगे, तो मेरा एक सेंटेंस के रूप में बन गया।
तो मुझे लगता है आप लोग सब समझ गए होंगे। चले आगे। अब आइए हम लोग अनुवाद बनाते हैं। अनुवाद थोड़ा सा सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं, मैं अभी संस्कृत पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं अभी संस्कृत पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। आप लोग थोड़ा सा आइए हिंदी में हम लोग देखते हैं। मैं हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। पढ़ना क्या है, हमारा वर्ब है, क्रिया है। संस्कृत क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी क्या है, हमारा रेस्ट मैटर है। आप लोग इंग्लिश में जानते होंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद ये आता है। ये अपनी अपनी भाषा की एक खासियत है, लेकिन संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी खासियत क्या है, आप कहीं भी एकदम जो शब्द है उसके अकॉर्डिंग आप शब्दों को रखते जाइए। तो आइए देखते हैं मैं का संस्कृत क्या होता है। आप लोग ऊपर देख लीजिए क्या लिखा है, अहम, है ना, मैं। अभी का संस्कृत होता है अधुना या अव्यय पद है। अव्यय पद की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, है ना। और छोटे छोटे चीज़ें हैं, इसे आप लोग जानते भी हैं। अधुना मतलब होता है अभी, संप्रति का भी मतलब होता है। और ये भी ध्यान में रखिएगा, अधुना एक वचन में जिसके अंत में आ रहता है उसमें ना तो हलंत होता है ना तो विसर्ग होगा। ये हम लोग जब आगे पढ़ेंगे और प्रक्रिया शब्द रूप में तब देखेंगे। संस्कृत हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें हम केवल म हलंत लगा देंगे। वह ऑब्जेक्ट पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, कुछ भी हो, उस मूल शब्द में हम म लगा देंगे, बस वह हमारा कर्म का रूप धारण कर लेता है। शब्द रूप में आगे सब आपको पता चलेगा। जैसे संस्कृत है तो इसमें हमने संस्कृतम लिख दिया, तो ये हमारा संस्कृत भी बन गया और ऑब्जेक्ट भी। पढ़ना का क्या होता है, पठ होता है। अब आप ध्यान दीजिए, अहम हमारा कहाँ है, अहम हमारा उत्तम पुरुष एक वचन में है। उत्तम पुरुष एक वचन का या लट लकार का रूप है। आप लोग जानते होंगे लट लकार का पहचान है, ता है, ते है, ती है, पढ़ता है, जाता है, खाता है। इंग्लिश में कई रूप होते हैं, लेकिन संस्कृत में केवल इसको ध्यान में रखिए, एक ही लकार से आपका काम चल जाएगा, लट लकार। अब देखिए तातेती है, तो इसी में हम लट लकार का रूप जोड़ देंगे। अहम के साथ इसमें आप आमी जोड़ दीजिए और आप लास्ट में पूर्ण विराम लगा दीजिए, फुल स्टॉप। आपका ये सेंटेंस बन गया। क्या बन गया, अहम अधुना संस्कृतम पठामि। तो आप फिर सवाल करेंगे सर कहाँ आपने बिंदी लगाया, कहाँ मौत। अब आप ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया था संधि में हम लोग एक सूत्र पढ़ेंगे, मौनुस्वार सूत्र की अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। जब तक आप शब्द रूप धातु रूप प्रत्यय नहीं समझेंगे तब तक आप उस सूत्र के असली स्वरूप को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं आगे आपको अभी नहीं बताना चाहिए, लेकिन चर्चा मैं जरूर करता हूँ मौनुस्वार सूत्र का। मौनुस्वार एक सूत्र वो क्या कहता है, यदि म हलंत के बाद कोई व्यंजन वर्ण रहे। व्यंजन वर्ण आप लोग समझते हैं, नहीं समझते हैं, क्या समझ रहे हैं? चलिए बाद में सवाल करेंगे, तो पहले हम लोग थोड़ा समझ भी लें कि हमारा स्वर और व्यंजन क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण कौन कौन सा आप लोग को सबको पता होगा, सभी जानते हैं। अ आ, ये सब हमारा, इसको भावेल बोलते हैं। अ आ ई, ये सब हमारा स्वर है। ए हर्षई दीर्घई, अ आ ई ऊ बड़ी ऊ, ए ओ औ। ध्यान देने योग्य बातें क्या है, री और लिरी ये संस्कृत में अलग स्वर है। हिंदी में इसके जगह अंग और अ होता है। वो क्यों होता है हम लोग बाद में भी देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप जाने संस्कृत के ये स्वर वर्ण है, क्योंकि बाद में आप कभी कभी मिलता है कहता है हमें स्वर भी नहीं पता है, तो आप सीख लीजिए। मैं जानता हूँ कि आपको क ख भी नहीं आ रहा है और आ भी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, संकोच मत करिए पढ़ने में। अब व्यंजन वर्ण क्या है, तो व्यंजन वर्ण आपको पता है क ख ग घ से लेकर आपका लास्ट है वहाँ तक, अक्षत्र ज्ञा तक हमारा क्या है, ये सारे के सारे व्यंजन वर्ण हैं। अब देखिए हम लोग म कहाँ लगाएंगे।
यदि मौ कहाँ होगा, जब स्वर रहेगा तब मौ हलंत होगा, लेकिन यदि मौ हलंत के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाएगा तो मौ का बिंदी हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, पढ़े होंगे सम हलंत प्लस जयः, याद आ रहा होगा। तो सम मौ में हलंत है, यहाँ जो व्यंजन वर्ण है तो मौ के जो बगल वाला वर्ण होता है उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं, संजयः। पढ़े होंगे, ये सब संधि में हम लोग देखेंगे। फिर आप लोग सुने होंगे सम प्लस वादः, क्या बन जाएगा, समवादः। विगत वर्ष यूपीएससी के एग्जाम में क्या था, हरिम प्लस वंदे, देखिए हरिम प्लस वंदे, मौ है तो ये हो जाएगा हरिम वंदे। ये सब संधि में हम लोग देखेंगे। मतलब आप संक्षेप में यही जाने, यदि मौ हलंत के बाद कोई स्वर है तो मौ हलंत ही होगा। अभी अभी मैंने आपको बता दिया, मौ हलंत के बाद इनमें से कोई भी एक वर्ण यहाँ रहे तो आप मौ हलंत ही दीजिएगा, कभी भी यहाँ पर बिंदी मत लगाइएगा। और यदि मौ हलंत के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो मौ हलंत कभी नहीं होगा, उसको हटा करके उसके ठीक ऊपर में आप बिंदी लगा दें, तब यह आपका सही हुआ। अहम अधुना संस्कृतम पठामि, मुझे लगता है आप लोग अब समझ गए होंगे। तो संस्कृत भाषा की ये खासियत है। और क्या खासियत है, संस्कृत के शब्दों को आप कहीं भी लिख दीजिए, पठामि अहम अधुना संस्कृतम, ये भी सही है। संस्कृतम अधुना पठामि अहम, ये भी सही है। अधुना अहम पठामि संस्कृतम, ये भी। मतलब इस चारों शब्द का क्रम कभी भी बदल दीजिए, संस्कृत में बिल्कुल ही गलत नहीं होता है। ये सब श्लोक में कवि लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ऐसे प्रयोग ना करिए, ऐसे प्रयोग में भाषा में क्लिष्टता आती है। आपको सरल सरल शब्दों में वहाँ प्रयोग करना है। आप कवि बनने का कोशिश न करिएगा, आप एक सिविल सेवक बनने का प्रयास करिए, इसलिए सरल शब्द का यूज करिए। तो अहम अधुना संस्कृतम पठामि बिल्कुल है, समझ गए होंगे। अब आइए एक दो सेंटेंस और देखते हैं। तुम दोनों प्रतिदिन गणित पढ़ते हो, गणित पढ़ते हो। अब ध्यान दीजिए, तुम दोनों का संस्कृत देखिए क्या होता है, यहाँ पर है युवाम, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे युवाम। अब आप देखिए एक और चीज़ आप थोड़ा कोशिश करिए, आप मौ मत लिखिए, नहीं तो फिर कटकुट करना पड़ेगा। अगला शब्द देख लीजिए, है क्या, प्रतिदिन है, प्रतिदिन। तो हम प्रतिदिन का संस्कृत देखेंगे क्या होता है। अब देखिए प्रतिदिन में प्र है तो हम बिंदी लगा देंगे। यदि आपने मौ लिख दिया तो आपको फिर कट करना पड़ेगा। ये होगा 1 2 दिन 3 दिन, धीरे धीरे होगा, क्योंकि हम लोग अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, तो 2-3 दिन गलती होगी, गलती के लिए चिंता मत करिए। प्रारंभिक स्टेज में ऐसी परिस्थितियाँ आती है। प्रतिदिन का हो जाएगा प्रतिदिनम। क्यों, यहाँ पर भी देखिए बिंदी हो जाएगा, क्योंकि अगला शब्द है गणित। तो ध्यान रखिएगा, अभी फ़िलहाल आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो कोई भी शब्द है उसमें हम मौ हलंत लगाते चलेंगे। ध्यान रखिएगा, विसर्ग हमेशा सब्जेक्ट एक वचन में आता है। अब आइए गणित का हम लोग लिख देंगे, गणितम पढ़ना का हो गया, पठ। और युवाम देखिए हमारा क्या है, मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो देखिए मध्यम पुरुष के द्विवचन में थ है, तो यहाँ हम थ विसर्ग लगा देंगे, तो ये मेरा सेंटेंस बन गया। तो इस तरह से हम लोग संस्कृत व्याकरण में क्या करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, यदि कर्ता स है तो हम ती जोड़ेंगे, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो हमेशा ती रहेगा। द्विवचन में रहेगा तो त रहेगा। ध्यान रखिए, द्विवचन कोई भी लिंग हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, तो हम त ही जोड़ेंगे। ते हमारा अंति बहुवचन है, यहाँ एक बहुवचन रहे, चाहे वह लिंग कुछ भी हो। फिलहाल मैंने आपको पुल्लिंग में बताया। ध्यान रखिएगा, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तीनों लिंग समान होते हैं, इसलिए इसमें कोई झंझट नहीं है। यदि त्वम है तो सी ही लगेगा क्रिया के अंत में, युवाम है तो थ लगेगा, युवम होगा तो थ ही लगेगा, अहम है तो आमी लगेगा, आवाम है तो आवा लगेगा, बयाम है तो आमा ही लगेगा। ये लट लकार का मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आप जो है समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ये पांचों लकार को ध्यान में रखिएगा तो हम लोग धातु रूप कंप्लीट हो जाएगा।
शब्द रूप का हम लोग बेसिक चीज़ देखेंगे, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप लोग अब लगभग समझ रहे होंगे जो मैं आपको आज बेसिक चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा प्रयास तभी सफल होगा जब आप इसे बार बार लिखेंगे, स्मरण में रखेंगे तभी। और थोड़ी सी बात और ध्यान में रखिएगा कि हम अभी केवल आपको लट लकार पढ़ा रहे हैं, तो केवल आप लट लकार तक ही सीमित रहिए। आपके घर में पुस्तक हो उसे भी मत पढ़िएगा। 3 महीने के अंदर आप हर चीज़ सीख जाएंगे। अनसीन पैसेज, संस्कृत का जो श्लोक होगा वो भी आप सीख जाएंगे, संस्कृत राइटिंग आप सीख जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, पैसेंस रखना है। एक आध सेंटेंस और बना लेते हैं, फिर हम लोग आज के क्लास को यहीं विश्राम लेंगे। हम लोग प्रतिदिन विज्ञान पढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग का संस्कृत देख लीजिए व्यायाम है, तो व्यायाम प्रतिदिन का क्या होगा, ऊपर देख लीजिए प्रतिदिनम। नित्यम भी होता है, नित्यम मतलब होता है प्रतिदिन, प्रतिदिनम प्रतिदिन। विज्ञान हमारा ऑब्जेक्ट है, तो विज्ञान लिख के केवल माँ हलंत का यहाँ बिंदी हो जाए, क्योंकि पट धातु है, पट का अर्थ होता है पढ़ना। और वयम देखिए हमारा उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में हम यहाँ क्या कर देंगे, आमः लिख देंगे, तो हमारा बन गया वयम प्रतिदिनम विज्ञानम पठामः। हम लोग प्रतिदिन विज्ञान पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप क्या करिए, अभी छोटे छोटे सेंटेंस से लेकर आप चलिए, छोटे छोटे सेंटेंस को बनाइए, बिल्कुल छोटा एकदम कथन। मेरे बाबा भी कहा करते थे, छोटा बनकर धीरे धीरे चलकर स्वामित्व संभव है। ये स्वामी शांतानंद का कथन है। तो मैं उनके बात को केवल आप लोग को इसलिए बताना चाहता, आप पहले छोटे छोटे सेंटेंस को बनाइए, धीरे धीरे बनाइए, अभी उतने तेज ना बनाइए, बड़े बड़े सेंटेंस को नहीं बनाइए। फिर हम लोग अगले क्लास में खुद धीरे धीरे बड़े वाक्य की ओर चलेंगे। तो मेरे विचार से आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि पहली क्लास है, पहली कक्षा है, और हम लोग धीरे धीरे आगे। लेकिन क्लास खत्म करने के पहले मैं आपको कुछ धातुएं लिखा देता हूं, उस धातुओं को आप लिख के लाएंगे, और लिख के लाने के बाद आप उसे छोटे छोटे सेंटेंस के रूप में भी आप बनाने का प्रयास करिएगा कि किस तरह का है, और धातु रूप लिखने का जैसे अभी मैंने आपको बताया उसी तरह से आप लिखिए, घर में राइटिंग करिए। कोई दिक्कत होगा तो क्लास के बाद हम लोग मिलेंगे। वो धातु लिख लीजिए, कुछ धातु है। हस धातु मतलब भी लिख लीजिए, मीनिंग भी लिख लीजिए, हंसना, चल, चलना, लिख, लिखना, चर, चरना, वद, बोलना, खेल, खेलना। ध्यान रखिएगा, क्रीड का अर्थ भी होता है खेलना, तो आप अनुवाद बनाते समय किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सह खेलती वह खेलता है, सह क्रीडति वह खेलता है, अहम खेलामी मैं खेलता हूँ, अहम क्रीडामी मैं खेलता हूँ। किसी भी धातु का आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रीड हो गया, भ्रम, भ्रमण करना या घूमना, अट, टहलना, वॉकिंग करना, आश, तालव्य श है, अस का अर्थ होता है खाना। एक है खाद धातु है, खाना। पत, गिरना, मिल, मिलना। ब्रज, ब्रज का अर्थ होता है जाना। आपको इसका प्रयोग मिलेगा कुमार संभवम में, कुमार संभवम नामक महाकाव्य है। उसी तरह है गल, गलना, ये आपको सुगनासोपदेश में इसका उदाहरण मिलेगा, गलती, गलता, गलंती। रक्ष, रक्षा करना,
अब रक्षा करना। तो ये सब कुछ आपके धातुएं हैं। धाव, दौड़ना। इन धातुओं को आप जरूर आज प्रैक्टिस करिएगा, लिखिएगा और मीनिंग को आत्मसात करिएगा। कैसे लिखिएगा? 9 टाइम हंस हंस लिख लेंगे, उसके साथ हम तीता अंती जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले मेरे विचार से आप इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, फिर इसको अच्छे तरह से याद करें। केवल 9 शब्द है यहाँ और 9 है, और याद करने के बाद इस धातु के साथ आप जोड़िएगा। तीता अंती, हस्ती हस्ता हसंती, चलती चलता चलंती, इस तरह से आप जोड़िएगा। फिर धीरे धीरे आप यदि लगे कि हमें ऑब्जेक्ट जोड़ना है तो जोड़िएगा, नहीं तो बिल्कुल छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए, इसको लिख के लाइए। फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे। अगले दिन हम लोग देखेंगे प्रत्यय क्या है। तो इसके बीच में आप सिलेबस को ज़रूर याद कर लीजिएगा। सिलेबस एक मंजिल के तरह होता है, हमें पता है हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सिलेबस ज़रूर याद कर दिएगा। ठीक है? ठीक है बंधु, आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं। फिर हम लोग कल मिलते हैं। पुनः मिलिष्यामः, तावत् शुभमस्तु।